नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लेट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 9 सितंबर 2024। आज के दिन आज का हिंदू एनालिसिस, आज का एडिटोरियल हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली जो भी न्यूज़ आती हैं उनको हम उसका फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज है 9 सितंबर। आज कौन सा डे बनाया जाता है? तो याद रखना, आज हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट द एजुकेशन फ्रॉम अटैक। यानी कि जो 9 सितंबर है उसको किस नाम से मनाया जाता है? तो सिंपल से याद रखना, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम द आर्मड कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि जो आपकी एजुकेशन, याद रखना कब से स्टार्ट हुआ था, ये कब से स्टार्ट होता है? इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट द एजुकेशन फ्रॉम द आर्मड कॉन्फ्लिक्ट कब स्टार्ट हुआ था? याद रखना 2020 से इसको स्टार्ट किया गया था। किसने स्टार्ट किया था? यूनाइटेड नेशन ने, यानी कि यूएन ने। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि जब भी कभी अगर आर्मड रिवोल्ट होते हैं, ठीक है, या जब भी कहीं पर कोई भी आर्मड रिवोल्ट होते हैं तो उस केस में एजुकेशन जो है ना वो क्या नहीं होनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी होती है। बात समझ में आ रही है? जो भविष्य होता है, जो फ्यूचर होता है, वो बच्चे होते हैं, और बच्चे एजुकेटेड नहीं होंगे तो अल्टीमेटली फ्यूचर नहीं हो सकता। जैसे आपने देखा होगा एक कंट्रोवर्सी चल रही है आजकल, है ना, मैं नाम नहीं लूंगा, कि कोई चाय वाला है, वो साल एक बार के 5 लाख रुपए कमा रहा है ना, एक बार की मीटिंग करने के। लेकिन वहीं जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बेचारे साल भर में नहीं कमा पाते। तो याद रखना, ये जस्ट एक्सेप्शनल केस। अब इसको देखते हुए ये थोड़ी ना कि यूनाइटेड नेशन कल को डिसाइड कर दे कि सभी चाय बेचने लग जाओ, सभी इंस्टाग्राम पे नाचने लग जाओ। बात समझ में आ रही है ना? हमें इंपॉर्टेंस किसको देनी है? एजुकेशन को, क्योंकि वही हमारा रूट है। आज भी तुम देखोगे कि पूरी दुनिया के अंदर हर चीज हाईटेक हो चुकी है। पहले तुम पैदल आते थे, फिर तुम साइकिल पर आने लगे, है ना, फिर तुम कार में आने लगे। ठीक है, लेकिन आज भी एजुकेशन तुम्हें क्लासरूम में ही दी जाती है। वही एक कह सकता हूं कि मैं तरीका वही है। आज मान लो आप कहीं भी दूर से बाहर से बैठकर पढ़ रहे होगे, बात अलग है, लेकिन जब आप क्लासरूम में आते हो तो तरीका तो ये होता है कि सामने मैं या नहीं टीचर खड़ा होता है, तुम्हें पढ़ा रहा होता है। तो जो तरीका है वो तो ट्रेडिशनल ही रहा होगा। तो बस यही है कि एजुकेशन जो है ना वो अगर कहीं लड़ाई भी हो जाए ना, कहीं वॉर कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाए ना, तो भी क्या होनी चाहिए? बची रहनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली एजुकेशन इज द क्या, एजुकेशन तुम्हारा बेस है, रूट है। बात समझ में आ रही है? तो आज का डे समझ के कौन सा? इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट, स्टार्टेड फ्रॉम द 2020 एंड स्टार्टेड बाय द यूएन, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, ओके, अब चलते हैं उसके बाद आज की न्यूज के ऊपर। आज की जो पहली न्यूज आती है आप सभी के सामने, आप सभी के लिए ये जो न्यूज है ना, ये एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि जो एमपोक्स है ना, मंकी पॉक्स, समझना, ये मंकी पॉक्स का पहला केस हमारे इंडिया में आ चुका है। लेकिन इस मंकी पॉक्स का केस कौन आया है, कौन नहीं आया, नाम किसी ने अभी तक सरकार ने डिस्क्लोज नहीं किया है। क्योंकि ऐसा होगा किस रीजन से वो रहता है तो वहां पे अफरा तफरी मच जाएगी। किस देश में वो बंदा रह के आया था तो उस देश में लोग जाना बंद कर देंगे, वहां के लोग भागना शुरू कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन ना बने, इसलिए सरकार नाम वगैरह नहीं छापती है। लेकिन हाँ, एक केस आ चुका है, याद रखना। होता क्या मंकी पॉक्स? तो ये बेसिकली बंदरों से निकली हुई बीमारी है। ठीक है, तो अभी एक बात याद रखना, डब्ल्यूएचओ ने ये भी कहा है कि भाई इसका नाम मंकी पॉक्स मत रखो, वरना लोग बंदरों से नफरत करने लगेंगे, बंदरों को पीटने लगेंगे, है ना, बंदरों को मारने लगेंगे, तो अल्टीमेटली बंदरों के साथ क्रुएल्टी बढ़ सकती है। तो इसका नाम मंकी पॉक्स मत रखो, तो इसका नाम एमपोक्स कर दिया गया। क्या तुमने देखा है कभी कि किसी इंसान से कोई बीमारी फैली हो, उसका नाम ह्यूमन पॉक्स रख दिया गया हो? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो बस यही है ना, इसको भी थोड़ा जजमेंट, इसको बेचारे को थोड़ा जस्टिस मिलना चाहिए, समझ गए? तो ये एक मंकी पॉक्स बेसिकली बंदरों से होने वाली बीमारी है, तो यानी कि जूनोटिक डिजीज होगी जो जानवरों से फैलती है। ठीक है, जैसे पीछे भी हमने बहुत सारी पढ़ी थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया भर में केसेस आ रहे हैं, इंडिया में भी आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट बन चुका है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। होता क्या, आपकी स्किन के ऊपर ऐसे ऐसे रैसेज होने लगते हैं। हालांकि ये जो बीमारी है ना, इसके बारे में बताया किसने? तो नेशनल सेंटर फॉर द डिजीज कंट्रोल। सिंपल से याद रखना। अगर पूछे इसमें पढ़ना क्या है हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखो, फॉर एग्जांपल व्हाट इज मंकी पॉक्स? मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोसिस यानी कि जानवरों से होने वाली बीमारी है विद सिम्टम्स वेरी सिमिलर टू दोज इन द पास्ट इन द स्मॉल पॉक्स पेशेंट। पहले देखो, स्मॉल पॉक्स नाम की एक बीमारी होती थी, है ना, शरीर के ऊपर छोटे छोटे दाने निकल आते थे, जिसको माता बोला जाता था, छोटी माता, बड़ी माता ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो वो सेम वैसा ही होता है।
लेकिन उसका तो हमने वैक्सीन ढूंढ ली थी, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। लेकिन हाँ, अभी भी स्मॉल पॉक्स वाली जो वैक्सीन है ना, वो उसमें काम कर जाती है। तो आपसे पूछेगा तो वैक्सीन तो अभी कुछ नहीं, लेकिन वही काम कर जाती है। इज देयर एनी वैक्सीन? वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मंकी पॉक्स। तो हम उसी का यूज कर रहे हैं, अभी उसमें कुछ मिला नहीं है। सबसे ज्यादा केस कहां पे? यूएसए, कनाडा, यूएसए, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में 100 से ज्यादा केसेज है, ठीक है। इजराइल में एक केस आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया में एक केस आ चुका है, और हमारे इंडिया में भी आ गया। यहां पर भी मैंने एक केस लिख दिया। तो क्या ये दुनिया भर के देशों में फैल रहा है? तो क्या मैं इसको पेंडेमिक कह सकता हूं? तो आने वाले टाइम में ये पेंडेमिक भी बन सकता है, और पेंडेमिक अगर बनता है, जैसे कोविड-19 बना था, तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो हमें भी अवेयर रहना चाहिए। देखो होता क्या है कि जानवरों से फैलती बीमारियां, अच्छा, कई बार ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर भी हो जाता है इसका। जैसे ये जो बीमारी है, ये आपके स्किन टू स्किन ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं, आप किसी इंसान से कैसे भी तरीके से कांटेक्ट में आते हो ना, तो बीमारी तुम्हें हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा, मॉल में जाते हो आप कपड़े पहनने, तो मेरी आज से एक राय मानना शुरू कर देना, जब भी कपड़े खरीदने जाओ, ये मैं नहीं कर रहा, ये आर्टिकल में छापा हुआ है कि WHO ने क्या क्या करना चाहिए। जब भी आप कपड़े खरीदने जाओ, तो प्लीज अंदर से आप कंप्लीट एक ऐसा इनर वियर पहन के जाओ कि जब उस कपड़े को ट्राई करो अपनी बॉडी के ऊपर, तो कपड़ा पूरी तरह से तुम्हारी बॉडी के टच में ना आए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि इससे पहले कितने लोगों ने इसको ट्राई कर चुके हैं, और कितने लोगों की बीमारियां, कितने लोगों के अंदर से बैक्टीरिया, वायरस उस कपड़े के अंदर चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो सिंपल सा ये हमें अवेयर रहना पड़ेगा इन चीजों के बारे में। बात समझ में आ रही है? तो बस इतनी सी बात थी। मंकी पॉक्स होता क्या है? व्हाट इज मंकी पॉक्स? तो इट इज ए वायरल जूनोटिक डिजीज। आप इसमें पढ़ सकते हो। पहला केस कब आया था? हमें तो एग्जाम क्लियर करना है। तो पहला केस कब आया था? 1970। कौन से देश में आया था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, कॉन्गो के अंदर आया था, ठीक है। देयर आर 2 नॉन टाइप्स क्लेड्स ऑफ द एमपोक्स वायरस। दो है, वन दैट ओरिजिनेटेड इन द सेंट्रल अफ्रीका, और दूसरा कहां से ओरिजिनेट हुआ था? वेस्ट अफ्रीका, ठीक है। सारी बीमारी मैक्सिमम अफ्रीका या चाइना से ओरिजिनेट होते हैं, क्योंकि चाइना वाले कुछ भी खा लेते हैं और अफ्रीका वाले भी कुछ भी खा लेते हैं। कुछ भी खाने का मतलब क्या है? चाइना वाले शौक के चक्कर में खा लेते हैं, वह जो अफ्रीका वाले उन बेचारों के पास कुछ होता नहीं है, तो उनको मजबूरी में खाना पड़ता है। उसके बाद सिम्टम्स क्या है? तो इसके कॉमन सिम्टम है, पढ़ लेना। स्किन रैश हो जाएंगे, ठीक है, विच कैन लास्ट 2 to 4 वीक्स, अकम्पनीड बाय द फीवर, हेडेक, मसल एक, बैक पेन, लो एनर्जी एंड स्वोलन लिम्फ नोड्स, ठीक है। सिंपल। ट्रांसमिशन कैसे होता है? ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ द एमपोक्स ओकर्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बॉडी फ्लूइड, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड फेस टू फेस कॉन्टैक्ट इंक्लूडिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंटामिनेटेड क्लोथिंग। समझ गए ना जो मैंने अभी कहा? बेडिंग इनसे हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, होता क्या है, वायरस का नाम क्या है, कहां पर सबसे पहले आया था, इंडिया में इसका केस आ चुका है। तो सिंपल सा पढ़ लेना कैसे डिजीज है। तो ये एक जूनोटिक डिजीज है जो कि जानवरों से होती है। जैसे इससे पहले होती थी हमारे यहाँ पर एक था स्मॉल पॉक्स, एक था मंकी पॉक्स, एक आता था चिकन पॉक्स, ठीक है। तो सिंपल याद रखना तीनों में क्या क्या है। तो इनके नाम भी, क्योंकि जैसे मंकी पॉक्स आया तो ये वायरस भी न्यूज में आ गए, तो आपसे तो वो कहीं से पूछने के चांसेस रखता है। तो पूछे स्मॉल पॉक्स का वायरस वेरियोला, मंकी पॉक्स का मंकी पॉक्स वायरस, चिकन पॉक्स का वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। हाईली सेवर है, ठीक है, पढ़ लेना इसको सिंपल से। इसको 1980 में इरेडिकेट कर दिया गया था, ये आज भी चल रहा है, ठीक है। ये उसके अंदर चीजें होती है, तो सिंपल पढ़ के आप छोड़ सकते हो, ठीक है। मंकी पॉक्स। और बंदरों को तुम लोग नफरत ना करने लगो, बंदरों को ना मारने लगो, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? अब एमपोक्स रख दिया गया शॉर्ट में, ठीक है। इसलिए नहीं रखा कि बंदर सुन लेगा तो बंदर नाराज हो जाएगा कि मेरे नाम से है, ठीक है। सिंपल सा ध्यान रखना, अभी बाद में अगर होगा तो देख लेंगे। इंडिया यूएस एग्री टू स्वैप टर्न्स, बाइडन टू होस्ट क्वाड समिट इन होम स्टेट। देखो जो क्वाड है ना, सबसे पहले क्वाड जो ग्रुप है बना कब था? याद रखना, ये ग्रुप बना था 2007 में, ठीक है। आपसे पूछेगा जो क्वाड ग्रुप है उसमें कितने मेंबर है? 4। यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। याद रखना इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, नो हेडक्वार्टर। बारी बारी से क्या करते हैं? रोटेट करते हैं किसको? इसकी प्रेसिडेंटशिप को। तो इस बार इसकी प्रेसिडेंटशिप यानी इसके हेड कहां पर होनी थी? ये मीटिंग इंडिया में, लेकिन इंडिया की मीटिंग को स्वीप करके या स्वैप करके यूएसए ने ले लिया, और अगले साल होनी थी यूएसए में, तो उसको स्वैप करके इंडिया ने ले लिया। तो बस इतनी सी न्यूज है, ठीक है। इस बार यूएसए में हो रही है, अगली बार इंडिया में होगी। इस बार मोदी जी वहां पर जा रहे हैं, अगली बार हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप आए, या फिर हो सकता है कमला हैरिस आए। आप मुझे कमेंट करके बताना आप किसे देखना चाहते हो, कि अगली बार क्वाड मीटिंग के अंदर कमला हैरिस को लाना चाहते हो इंडिया में, या फिर डोनाल्ड ट्रंप को लाना चाहते हो, ठीक है। चलो देखते हैं आपके रिव्यू के बारे में। समझ गए? और क्यों लाना चाहते हो उसका बेनिफिट बताना, कि उन दोनों में से कौन पर्सन सबसे अच्छा है हमारे इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को देखते हुए। समझ गए? ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, और करते क्या है, एक दूसरे के देशों में मैक्सिमम बेनिफिट लेना, किस चीज का? इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और ये सब बढ़ाना ना, और कुछ नहीं होता कॉर्पोरेशन। पीरियोडिक रीसेट, इंडिया नीड्स टू एंगेज विद आसियान। देखो आसियान क्या है?
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, क्या नाम है इसका? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आपसे पूछेगा ये बना कब था, तो 1967। सिंपल याद रखना, आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाली क्लास में सब पढ़ाया जा चुका है पहले, ठीक है। आपसे पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो बैंकॉक, जो कि थाईलैंड के अंदर है। आपसे पूछेगा ये बना कौन सा डिक्लेरेशन से था, तो इसी को हम कहते हैं बैंकॉक डिक्लेरेशन, या इसको आसियान डिक्लेरेशन कहते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ कि देखो, क्या इंडिया इज पार्ट ऑफ आसियान, तो याद रखना इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ आसियान, बिकॉज वी रिसाइड इन द साउथ एशिया, नॉट इन द साउथ ईस्ट एशिया। समझ गए, हम साउथ एशिया में रहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में नहीं रहते हैं। तो बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का ग्रुप है। कितने देश हैं इसके अंदर टोटल, तो याद रखना 10। कौन कौन से? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्रुनेई, ठीक है। ये सारे देश याद रखना। और जिन ग्रुप के मेंबर्स 10 से कम होते हैं वो हमें ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि वो हमें एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर उसने G20 के मेंबर्स पूछ लिए थे। अब क्या हुआ, ये तो इतनी सी बात थी कि ये ग्रुप अब बना था, इसके हेडक्वार्टर वहां पे है, ये मेंबर है। अब इंडिया उसके साथ क्या करना चाहता है, इंडिया उसके साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। समझने की कोशिश करना, मैंने कहा साउथ ईस्ट एशिया, तो इधर रहा होगा, ये मान लूं मैं इंडिया, ये मान लूं मैं श्रीलंका, ये मान लूं म्यांमार, और इसके इधर वाला क्या है, साउथ ईस्ट, तो इधर साउथ चाइना सी भी आपने देखा होगा। तो थोड़ा सा इमेजिन करो, साउथ चाइना सी के अंदर आपने देखा होगा 9 डैश लाइन, याद है हमने पढ़ा था फिलीपींस का जो स्ट्राले जो आइलैंड्स थे ना, स्प्राटले जो आइलैंड्स बने हुए थे, उनके ऊपर चाइना क्लेम कर रहा था, फिर फिलीपींस कह रहा था नहीं मेरे हैं, फिर हमने उसको ब्रह्मोस मिसाइल भी सेंड की थी, वो वाली न्यूज याद करने की कोशिश करो, है ना। तो अल्टीमेटली साउथ चाइना सी में चाइना क्या करना चाहता है, इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है, अपना डोमिनेंस करना चाहता है, डोमिनेट करना चाहता है उसको। क्यों? क्योंकि देखो उस वाले रीजन से मैक्सिमम क्या होता है, ट्रेड होता है। वहां पर सिंगापुर के पास एक स्ट्रेट बनी हुई है जिसको हम क्या कहते हैं, मलक्का स्ट्रेट, और मलक्का स्ट्रेट के थ्रू से वहां पूरे उस साइड से क्या आता है, ट्रेड आता है। तो अगर चाइना उसमें डोमिनेट कर लेगा तो चाइना उसको इन्फ्लुएंस कर देगा, तो हम ये भी नहीं चाहते। तो हम इंडिया ये भी नहीं चाहता कि चाइना की वजह से उसको दिक्कत हो, तो हम एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट में ना जाए और एक दूसरे का काम भी निकल जाए, तो हम क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। इसलिए दुनिया भर के ग्रुप बने हुए हैं। ब्रिक्स में हम हैं, चाइना भी है ब्रिक्स में। आसियान में चाइना नहीं है लेकिन हम है, क्योंकि हम चाइना के से बचना चाहते हैं, क्योंकि साउथ चाइना सी में कहीं चाइना अपना वो ना कर ले। बात समझ में आ रही है ना। तो इसी के लिए बीच में बस न्यूज में क्यों है कि नरेंद्र मोदी जी कहां पर जाने वाले हैं, ब्रुनेई, ठीक है, जो कि इसका एक मेंबर है। और जब वहां जाएंगे तो एक तुमसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो याद रखना एक वर्ड आता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। आप मुझे कमेंट करके बताना कब से स्टार्ट की गई थी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। क्या 1990s में थी या 2000 के अंदर शुरू हुई थी, ठीक है क्या इसमें हम हमारे ये ईस्ट में है, तो हम चाहते हैं एक्ट ईस्ट। पहले आई थी लुक ईस्ट 1994 में, हम इसकी तरफ देख रहे थे कि भाई हम क्या करें क्या ना करें, है ना। हम स्कीम बनाना शुरू किए, अब हम इनकी तरफ काम करना चाहते हैं ताकि इस साउथ चाइना सी में चाइना का इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके। बात समझ में आ रही है। तो ये इंटरनेशनल उसके न्यूज के हिसाब से आप समझ सकते हो। बाकी क्वेश्चन जस्ट वन लाइनर का बनेगा कि हेडक्वार्टर कहां पे है, बना कब था, कितने मेंबर्स हैं, क्या क्या होता है। अब बात आती है कि आज तक इंडिया के साथ इसके क्या हिस्टोरिकल रिलेशंस रहे हैं। तो सिंपल याद रखना, सबसे पहले ब्रुनेई इसमें कब ऐड हुआ था, 1984, वियतनाम 1995, लाओस म्यांमार 1997, कंबोडिया 1999। इसके अलावा जो बच गए ये इसके अंदर शुरू से ही मेंबर रहे हैं, फाउंडिंग मेंबर्स रहे हैं। एक क्वेश्चन ही क्लियर हो गया, ये मुझे आप बताओगे कमेंट करके, ठीक है। इसकी 2018 समिट इंडिया में हुई थी, ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट पीएम टू विजिट ब्रुनेई, ब्रुनेई में विजिट करने वाला पहला पीएम कौन था, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी बने हैं। इंडिया विथड्रॉल फ्रॉम आसियान RCEP 2019, ये मीटिंग कौन सी हुई थी आपकी, RCEP क्या है, रीजनल कोऑपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। इस RCEP से इंडिया ने 2019 में विड्रॉ कर लिया था, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। 2009 में हमारा आसियान, ठीक है, एक ही हटा देना, आसियान AITIZ एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। इसमें क्या है कि जितना भी ट्रेड और जो गुड्स का एग्रीमेंट था, फ्री ट्रेड्स एंड गुड्स का एग्रीमेंट, वो हमारा उसके साथ। फिर हमारा 2005 में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद सिंगापुर के साथ हुआ। तो ये 2-4 भी फैक्चुअल डाटा याद रखना, समझ गए। इसके मेंबर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन है कौन नहीं है, बना कब था कब नहीं बनाता, उसको थोड़ा सा याद रखना। इंडिया नीड्स टू एंगेज विद आसियान कंसिस्टेंटली ऑन द ट्रेड एंड द सिक्योरिटी। और याद रखना इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ द आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का पार्ट इंडिया नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। कई बार पूछ लेता है किसका मेंबर है किसका नहीं है, तो ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना, ठीक है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लेवल पर ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं। अच्छा, इंडिया इसका
समझ गए बात किसकी हो रही है? आसियान की कौन से उसकी बात हो रही है? आरसीईपी की, ठीक है। इंडिया उसका मेंबर कब बना होता है? 1996, 2002 में एनुअल मीटिंग स्टार्ट करता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अपनाता है और एफटीए कर लेता है सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट में। इसमें एफटीए होता है गुड्स में, इसमें एफटीए होता है सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। ऑफिशियल मेंबर नहीं है इंडिया, याद रखना, ऑफिशियल मेंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लाइकली टू समन सेबी चीफ। देखो हुआ क्या था, आपने देखा होगा कि जो सेबी करता क्या है, हमने पहले भी पढ़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहां पर बना हुआ है बीएससी, है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हमारे यहां पर बना हुआ है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वार फॉर्म्ड कब बना होता है ना? 1875। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो याद रखना मुंबई दलाल स्ट्रीट, है ना। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब बना था? 1992। इसका हेडक्वार्टर भी कहां पे है? तो याद रखना मुंबई में ही इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब अल्टीमेटली क्या हुआ, इसको रिप्लेस करने के लिए लाए थे कि इसकी मोनोपोली ना हो जाए, तो हमने उसको स्टार्ट किया। अब अल्टीमेटली इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है? सेबी। सेबी क्यों कंट्रोल करता है? क्योंकि तुम इसमें क्या लगाते हो? स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो, तो क्या गारंटी तुम्हारा पैसा सेफ है? कौन तुम्हें इस बात की सिक्योरिटी देता है कि तुम्हारा पैसा सेफ रहेगा? तो सेबी देता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1988, but it was made, yeah, it was constituted as a statutory body in 1992। स्टैट्यूटरी बॉडी 1992 में बना था। कंस्ट्रक्शन या इसका फाउंडेशन कब हुई थी? 1988 में हुई थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट इसको 1988 में किया गया था, ऐसा समझ लेना, ठीक है। तो अल्टीमेटली से भी इसकी चीफ कौन है? माधवीपुरी। अब उसके ऊपर एलिगेशंस लगे थे जब उसकी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, हमने उस दिन भी पढ़ा था इसको। तो अब इसके ऊपर क्या लगाने की बात की जा रही है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब समझना पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होती है, वो तुम्हारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो होता क्या पब्लिक अकाउंट कमेटी, सिंपल समझना कि जब भी कभी बजट आता है, ठीक है, हालांकि बजट वाले सेशन में हमने पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा मोस्टली, जब भी बजट आता है तो बजट के पैसे को एलोकेशन होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। एलोकेशन होने के बाद क्या गारंटी है कि सरकार ने वो पैसा अच्छे से यूज किया? कि क्या इस बात की गारंटी है कि किसी मिनिस्टर ने उस पैसे को अपनी जेब में नहीं रखा, स्विस बैंक में नहीं रखा? कोई गारंटी नहीं है। पैसा तो करप्शन भी हो सकता है। तो पैसे के करप्शन को रोकने के लिए एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं इसको? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। इसका आर्टिकल कौन सा है? तो इसका आर्टिकल नंबर है 148। इसका काम होता है कि उस जो बजट आया उस बजट का क्या करना? इंक्वायरी करना। अब अल्टीमेटली इसको बनाता कौन है? तो याद रखना इसको प्रेसिडेंट बनाता है, ठीक है। हालांकि हम पॉलिटी में पढ़ते हैं इसको प्रेसिडेंट बनाता है, और प्रेसिडेंट अपॉइंट किसको करता है? मोस्टली आईएएस को किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। अब क्या हुआ, ये बना, ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा? तो CAG जो है वो अपनी रिपोर्ट किसको देगा? शॉर्ट में समझना, प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट इसको बनाता है। प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को कहां रखता है? तो प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखता है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर ही तो उसकी जांच होगी। और पार्लियामेंट में जाने के बाद एक कमेटी बनती है जिसका नाम है PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी। और पब्लिक अकाउंट कमेटी हमारी टोटल, याद रखना, टोटल पार्लियामेंट्री कमेटी होती है 24। सबसे बड़ी होती है एस्टीमेट कमेटी विद 30 मेंबर्स, ऑल ऑफ सारे के सारे कहां से होते हैं? फ्रॉम द लोकसभा। और सबसे छोटी होती है लाइब्रेरी कमेटी, 9 मेंबर्स, 6 फ्रॉम द लोकसभा, 3 फ्रॉम द राज्यसभा, ठीक है। अब अल्टीमेटली क्या हुआ? PAC बनी। PAC का, अच्छा PAC में होता कौन है? याद रखना, टोटल कितने मेंबर होते हैं? 22 मैक्सिमम। 15 लोकसभा से होंगे और 7 राज्यसभा से होंगे। इनका हेड कौन होगा? इनका हेड कौन होगा? तो इनका हेड पहले होता था लोकसभा का स्पीकर। कब तक होता था वो? 1967। फिर हमने इसके हेड के नाम बदल के क्या कर दिया? LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन। आज के दिन कौन है? राहुल गांधी, ये भी आप जानते हो। तो आप कहोगे कि सर इससे पहले पिछले 10-15 सालों में, 10 सालों में आज तक कोई करप्शन क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि PAC की कमेटी नहीं थी। क्योंकि PAC को लीड कौन करता है? लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन तो था ही नहीं, क्योंकि अपोजिशन पार्टी बनने के लिए तो 55 सीटें चाहिए, इनके पास तो 52 सीटें थी। इस बार क्या हुआ? इनकी 99 सीटें आ गई, तो अपोजिशन भी स्ट्रांग हो गया। इसलिए तुमने देखा होगा कि हारने के बाद भी ये डीजे बजा के नाच रहे होते कांग्रेस वाले। बात समझ में आ रही है ना? उसका भी रीजन यही था। अब अल्टीमेटली इसने कहा कि PAC जांच करेगी किसकी? माधवीपुरी की, कि सही में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही है कि गलत है। समझ गए? तो व्हाट इज CAG, थोड़ा सा ध्यान रखना। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन की जो तुम्हारी क्लासें होती है उसमें हम पढ़ते हैं इनको, ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं। अगर पूछे हु इज द करंट CAG, तो कौन है करंट CAG? याद रखना GC मुर्मू, ठीक है। GC मुर्मू मतलब गिरीश चंद्र मुर्मू।
ठीक है, आपसे पूछेगा पहला कौन था, सबसे पहले कौन बना था, नरहरि राव। फर्स्ट और लास्ट हमें याद करना होता है, पहला 1950 में नरहरि राव, फिर जीसी मुर्मू आज के दिन है। ठीक है, आईएएस बनता है, याद रखना, अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, रिजाइन भी प्रेसिडेंट को देगा। आर्टिकल कौन सा है, 148। ठीक है, आई थिंक बात समझ गए होगे तुम। ठीक है, जैसे लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला किया था, वो भी इसी ने पकड़ा था। ठीक है, आपके जैसे जो राजीव गांधी जी थे ना, उन्होंने क्या किया था, बोफोर्स स्कैम किया था, वो भी इसी ने पकड़ा था। किसने, सीएजी ने। उस समय त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी सीएजी हुआ करते थे, तो बार बार बदलते रहते हैं, हमें इतना नहीं ध्यान रखना होता है। लेकिन हाँ, होता क्या है, आर्टिकल कौन सा है, क्या काम करता है, क्यों न्यूज में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए उसके बाद सैटर्न श्रिंक्स टू डिसअपीयर इन 2025। देखो हुआ क्या एक्चुअल में, आपने देखा होगा कि जो हमारे सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लेनेट है। और सोलर सिस्टम में मतलब क्या होता है, सोलर सिस्टम की एक सन है, सन इज ए स्टार, और स्टार की चारों तरफ प्लेनेट क्या करते हैं, रिवोल्व करते हैं। और जब रिवोल्व करते हैं तो उस पूरे सिस्टम को कहते हैं सोलर सिस्टम। तो अगर आपसे पूछे हाउ मेनी प्लैनेट्स रिवोल्व अराउंड द सन, तो 8 हैं, पहले 9 थे। एक प्लूटो था, प्लूटो को हमने 23 अगस्त 2006 को निकाल दिया था बाहर। ठीक है, उसको प्लैनेट की लिस्ट से बाहर कर दिया था। 8 बचे हैं। सबसे पहला कौन सा है, मरकरी। ठीक है, मरकरी के बाद वीनस, वीनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद आपका यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून, जैसा कि तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। सबसे पास कौन सा है, मरकरी। सबसे दूर कौन सा है, आपका प्लूटो तो हटा दो, है ना, नेपच्यून। सबसे गर्म मरकरी, सबसे ठंडा नेपच्यून। दिन में सबसे गर्म मरकरी, रात में सबसे ठंडा, दिन में सबसे गर्म मरकरी। ठीक है, रात के अंदर सबसे ठंडा कौन सा हो जाएगा, मरकरी। ओवरऑल सबसे ठंडा नेपच्यून, क्योंकि दूर है। ये दिन में ठंडा गर्म, रात में ठंडा क्यों रहता है, तो याद रखना इसमें एनवायरनमेंट नहीं है, तो जो सनलाइट आती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है। दिन में इतनी गिरती है कि सब कुछ तपता है, रात में इतनी निकल जाती है कि बहुत ठंड हो जाती है। ठीक है, -500 +500 होता रहता है ऊपर नीचे। फिर है वीनस। वीनस को कहते हैं ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ। ठीक है, शॉर्ट में लिखते रहे, ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसकी जुड़वा बहन कहते हैं। याद रखना, वीनस एंड द यूरेनस आर द ओनली 2 प्लैनेट्स जो कैसे रिवॉल्व करते हैं, क्लॉकवाइज। बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं। फिर आ जाता है अर्थ। ठीक है, अर्थ को क्या कहते हैं, ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, और ब्लू प्लैनेट भी कह देते हैं। मार्स, मार्स और इसके बीच में क्या मिलते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट, जो हम कई बार पढ़ चुके हैं, एस्टेरॉइड जो आते हैं, मीटियोर, मीटियोराइट। फिर आता है सैटर्न। सैटर्न की न्यूज है बस। सैटर्न के चारों तरफ क्या बनी हुई है, रिंग्स बनी हुई है, गैसियस रिंग्स। यानी कि आज भी ये मोस्टली किस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है। ये आज भी पूरा सॉलिड नहीं बना है, ध्यान रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन बताना, आपसे एक बार पूछा गया था कि कितने प्लेनेट है जिनको हम नंगी आंखों से यानी नेकेड आई से देख सकते हैं, बिना किसी टेलीस्कोप से। तो याद रखना, टिल सैटर्न हम देख सकते हैं, यानी कि मरकरी देख सकते हैं, वीनस देख सकते हैं, अर्थ थोड़ी ना देखोगे, अर्थ पे तो खड़े ही हो। तो मार्स देख सकते हो, जुपिटर और सैटर्न। तो कितने प्लैनेट देख सकते हो, 1 2 3 4 5 प्लैनेट्स कैन बी सीन बाय द नेकेड आईज। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या बनी होती है, रिंग्स बनी होती है। ये रिंग्स क्या हो जाएंगी, 2025 आते आते डिसअपीयर हो जाएंगी। और डिसअपीयर हो जाएंगी तो क्या दोबारा से बन पाएंगी, तो नहीं बन पाएंगी। वही बस इसमें डिस्कस करने की कोशिश की गई है। तो थोड़ा सा समझना, जुपिटर, सैटर्न। जुपिटर सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है आपका, सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, उसके बाद इसका ऑर्बिटल पीरियड 11.9 है, 29.5 अर्थ ईयर्स है, 95 सैटेलाइट है इसके वो 145 हो चुकी हैं, सबसे ज्यादा सैटर्न की हो चुकी है, ध्यान रखना। इसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट का नाम क्या है, तो आपने पढ़ा होगा गैनीमेड है, इसकी सबसे बड़ी है गैनीमेड है। और सोलर सिस्टम की भी सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है, गैनीमेड है। ठीक है, सैटर्न की कौन सी है, तो टाइटन। ये 2-4 बातें याद रखना। ठीक है, आज तक हमने 2 मिशन भेजे हैं, एक पायोनियर 11 भेजा था, एक वोएजर्स 1 और 2 भेजा था, किसके ऊपर, सैटर्न के ऊपर। ठीक है, 2-4 बेसिक से बातें याद रखना। ठीक है, ज्योग्राफिकल टर्म है, किस दिन हम ज्योग्राफी को एक साथ देख लेंगे दोबारा। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल टेस्ट हाउस साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ब्यूरो ऑफ द एनर्जी एफिशिएंसी टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी इन इंडिया। देखो होता क्या है, हमारे यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है जिसको हम कहते हैं क्या, नेशनल टेस्ट हाउस। ये नेशनल टेस्ट हाउस, अभी इसका नाम चेंज किया गया है। पहले इसका गवर्नमेंट टेस्ट हाउस हुआ करता था इसका नाम, अब इसका नाम क्या हो चुका है, नेशनल टेस्ट हाउस। कब बना था ये, 1912। ठीक है, क्लासरूम में भी हमने पढ़ा हुआ है, किसी हैंडआउट में है ये। ठीक है, इसके रीजनल ऑफिस कौन कौन से हैं, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गाजियाबाद, जयपुर, गुवाहाटी और वाराणसी, सिंपल याद रखना। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में वैसे। ठीक है, अब इसने क्या किया, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ क्या किया, एमओयू। व्हाट इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, कब बना था, 2002 में। बेसिक बात याद रखना, कौन सा एक्ट से बना था, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2006 से बना था, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है। मुझे कमेंट करके बताना हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द पावर। ठीक है,
देखो होता क्या है, जब भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है और उसको मार्केट में बेचा जाता है और बेचने के लिए उतारा जाता है, तो उससे पहले उसकी टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है कि उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को जानना बहुत जरूरी है। जैसे आपने ISI BIS के हॉलमार्क देखे होंगे ना, सेम ऐसे। ये करता कौन है? नेशनल टेस्ट हाउस करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। 1912 में बना था, हेडक्वार्टर वहां पे, रीजनल ऑफिस है इसी सेक्ट से ये बना। अब बना ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। आपने देखा होगा जैसे फ्री ऐसे लग रहा है मेरे सामने, तो इसके ऊपर स्टार बने हुए हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार। तो मतलब ये 3 स्टार रेटिंग का है। मतलब अगर जितने ज्यादा स्टार होंगे उतने ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगा, एनर्जी सेव करेगा, बिल उतना ही कम आएगा, एनर्जी उतनी कम से उसमें लगेगी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगी। तो ये जो एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो होता है, ये कब बना था? ये आपका 2002 के अंदर बना था। बात समझ में आ रही है? इसके साथ इसने MOU कर लिया। मतलब अब जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो सारे के सारे कौन बनाएगा? आपके NTH के अंदर टेस्ट होंगे, बस और कुछ भी नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो NTH के थ्रू टेस्ट होके ही आता है। और ये किसने कही ये बात? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कहां की न्यूज है? तो आपके PIB, जो आपकी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से उठाई गई है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन्ड सिग्निफिकेंस ऑफ द चाइना होस्टेड FOCAC। व्हाट इज FOCAC? तो याद रखना, फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन कम्स एट क्रूशियल टाइम विद चाइना। देखो एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है FOCAC, जो कि 10 अक्टूबर 2000 को बना था। इसका काम है कि जितने भी अफ्रीका के नेशन हैं, उन अफ्रीका के सारे देशों के साथ क्या कर रखा है इसने? MOU कर रखा है, उसके मेंबर है। और चाइना अफ्रीकन कंट्रीज में अपना, कह सकता हूं, अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को वहां बूस्ट करने के लिए, ठीक है, उन दोनों देशों के बीच में, उस पूरे ग्रुप और उस एक पूरे कॉन्टिनेंट और उस एक देश के बीच में एक साइन, एक कह सकता हूं ट्रीटी, एक पैक्ट हो रखा है, जिसको हमने क्या नाम दिया? FOCAC, फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन। समझ गए नाम से? बना कब था? एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से 2000 में बना था। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो याद रखना बीजिंग चाइना। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बीजिंग चाइना में इसका क्या बना हुआ है? हेडक्वार्टर। ठीक है, कितने मेंबर है इसके? 53। एक नहीं है बस, कौन नहीं है? उसका नाम याद रखना, एस्वातिनी। एस्वातिनी जो देश है वो इसका मेंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि एस्वातिनी के डिप्लोमेटिक टाइज किसके साथ है? ताइवान के साथ। मैंने आपको बताया था चाइना एक पॉलिसी करता है जिसका नाम है वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी में चाइना कहता है कि एक तो चाइना प्लस ताइवान, ये ताइवान किसका पार्ट है? चाइना का पार्ट है। लेकिन ताइवान अपने आप को क्या कहता है? इंडिपेंडेंट कहता है, किसी के पास नहीं कहता। इन दोनों के बीच में लड़ाइयां चलती रहती हैं। चाइना इसको क्लेम करने के बारे में सोचता रहता है। क्यों? क्योंकि ताइवान के अंदर, दुनिया का याद रखना, मोर देन 90% क्या पाया जाता है? सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है? आज अगर तुम कुछ भी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो ना, लैपटॉप देख रहे हो, स्क्रीन देख रहे हो, उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट तुम देखते हो, हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के अंदर सेमीकंडक्टर यूज होता है, उसके बिना हो ही नहीं सकता। और ये दुनिया का 90% ताइवान में मिलता है। तो पहले ताइवान और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो देखो बेसिकली वहां पे दो पार्टियां थी, है ना। तो एक पार्टी के सारे लोग एक दिन क्या करते हैं, सारा चाइना छोड़कर दूर जाकर एक 200-250 किलोमीटर दूर एक वो है आइलैंड, उसके ऊपर जाके बस जाते हैं। धीरे धीरे 50 सालों के अंदर, 1950 की बात है, 50 सालों के अंदर अंदर 50-70 सालों के अंदर अंदर इन्होंने इतना डेवलपमेंट किया कि बहुत अच्छी इकोनॉमी बन गई। क्यों? क्योंकि इसकी जमीन के नीचे क्या है? सेमीकंडक्टर है। और दुनिया में हर जगह सेमीकंडक्टर चाहिए तुम्हें, तो हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने एक मिशन भी चलाया था। याद करो कौन सा है? समुद्रयान। क्योंकि हमारे सरफेस पे तो है नहीं, हमें लगा धरती के नीचे नहीं है, तो हो सकता पानी के नीचे होता, हम ओशन में जाकर ढूंढना चाहते हैं, तो समुद्रयान भी हम इसीलिए लाए थे, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। समझ गए? तो चाइना के इसके वन चाइना पॉलिसी कंट्री जिसको मानता है ताइवान, जिसका डिप्लोमेटिक रिलेशन उसके अच्छे नहीं है, उसके साथ इस अस्ताविनी के अच्छे हैं, तो ये उसका मेंबर नहीं है, बाकी सारे उसके मेंबर है। बात समझ में आ गई? तो ये अभी उसको कंडक्ट किया गया कहां पे? बीजिंग में। तो न्यूज में आ गया और कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ गए? ओके, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका चाइना है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन के लिए स्टार्ट कर रखा है। और ये एक देश है जो इसका मेंबर नहीं है, एस्वातिनी। बाकी सारे के सारे 54 मेंबर्स हैं टोटल अफ्रीकन यूनियन में, उनमें से 53 इसके पार्ट हैं। ठीक है, Ministry of Labor and Employment EPS pensioners to get pension from any bank, any branch, anywhere in India from 1st January 2025. Dr. Mandavya. Union Minister Dr. Mansukh Mandavya approved centralized pension payment system for the pension under EPS 1995. More than 78 lakh EPS pensioners to be benefited. देखो क्या है, एक स्कीम है जिसका नाम है CPSS, सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम। भारत में लगभग 78 लाख 78 लाख लोग ऐसे हैं जो पेंशन लेते हैं। अभी तक क्या होता था कि मान लो मेरा जिस बैंक में अकाउंट है जिसमें मेरी सैलरी आती थी,
उसी में मेरी पेंशन आएगी। तो अल्टीमेटली मुझे पेंशन लेने के लिए उस बैंक में जाना पड़ता था। आज भी तुमने देखा होगा बहुत सारे जो घर में आपके दादा दादी होंगे, बुजुर्ग लोग होंगे जिनकी पेंशन आती है सरकार की तरफ से, उनको जो पेंशन लेनी होती है तो खुद उसी बैंक में जाते हैं जिस बैंक में खाता होता है। अब ऐसा नहीं है, आप एनीवेयर इन इंडिया कहीं भी रहो, किसी भी बैंक में खाता हो, किसी भी बैंक में तुम्हारे आसपास बैंक हो, जाओ अपना पेंशन से उसमें से निकलवा लो, दैट्स इट। समझ गए? तो एक यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम आ चुकी है जिसमें पूरे भारत में कहीं से भी पेंशन निकाली जा सकती है। कौन सी पेंशन? तो ईपीएफ का मेंबर होना चाहिए। ईपीएफ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज ईपीएफओ? तो याद रखना, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था आपसे पूछेगा, तो ईपीएफओ वाज फॉर्म्ड इन 1952। कौन से एक्ट से बना था? ईपीएफओ वाज फॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। वेयर इज द हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली, यानी कि दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आपसे पूछेगा कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है, जैसा कि आपने वहां देखा आर्टिकल में। ठीक है, कैसी स्कीम है? तो सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम है। कंडीशन क्या है? आप ईपीएफओ के मेंबर होने चाहिए, आपने कम से कम 10 साल पूरे कर लिए हो उसके अंदर, उसके बाद आपकी एज कम से कम 58 ईयर हो चुकी हो। ठीक है, 1 जनवरी से आपको पैसा मिल जाएगा और टोटल इतने लाख लोग उसमें इंक्लूडेड हैं। ये बेसिक सी डिटेल याद रखना, ठीक है? फिर न्यूज में आएगा तो हम इसको फिर पढ़ लेंगे। चलो मुझे कमेंट करके बताना, हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द लेबर एंड द एम्प्लॉयमेंट। देखते हैं तुम्हारी अवेयरनेस कितनी है ना। नेक्स्ट द हिंदू की न्यूज है, कैन केरला एक्सेस फंड फ्रॉम द लॉस एंड डैमेज फंड। व्हाट इज लॉस एंड डैमेज फंड? दुनिया भर में जैसे मान लो तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम हो गई है ना, तुम बीमार हो गए, कुछ शरीर का लॉस हो गया ना, कुछ नुकसान हो गया, तुम्हारी बुक चोरी हो गई, मोबाइल चोरी हो गया, तो कहां से तुम फ्रॉम वेयर यू गेट द फंड, कहां से पैसा पाते हो? मम्मी से, पापा से। फंड है ना, तभी तो पैसा ले लेते हो। अल्टीमेटली अगर मान लो दुनिया भर में एनवायरमेंट की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से किसी जगह पर इफेक्ट पड़ रहा है और पूरी दुनिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आज मैं कहता हूं यहां गर्मी बढ़ रही है, तो क्या इंडिया थोड़ी ना कार्बन एमिट कर रहा है? पूरी दुनिया कर रही है। वो पूरी दुनिया कार्बन एमिट कर रही है। तो मैंने आपसे कई बार कहा है, दुनिया में सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल जो रीजन है वो कौन है? जो हमारे एनवायरमेंट को खराब कर रहा है वो इंसान, यानी कि दुनिया का सबसे घटिया जानवर कौन है? तो इंसान है। उसने अपने बेनिफिट के लिए सबको खराब कर रखा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कई बार कहा है कि पहले क्या होता था, घर वाले कहते थे जंगल में मत जाना, शेर आ जाएगा। अब बेचारे शेर की मम्मी कहती है, बेटा कोर, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन पड़ा है ना, नेशनल पार्क 3 जोन होते हैं, कहती है बेटा गलती से कोर से बाहर मत चले जाना वरना इंसान शिकार कर देगा, मार देगा। तो उल्टा टाइम आ चुका है और इसका इंपैक्ट ये पड़ा ग्लोबल वार्मिंग। अगर तुमने इसको नहीं रोका ग्लोबल टेम्परेचर को, तो तुम पूरी अर्थ पानी में समा जाएगी। तो तुमने टारगेट सेट कर रखे हैं, इन्होंने इतनी बार पढ़ा है। टारगेट कौन सा है? 2070 इंडिया का, 2050 वर्ल्ड का। अब इसको अचीव कैसे किया जाए? तो कार्बन फ्री होना पड़ेगा, कार्बन न्यूट्रल होना पड़ेगा, और कार्बन न्यूट्रल होना पड़ेगा तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जब तक कुछ करोगे उसके लिए क्या बना था? सीओपी। कई बार पढ़े हैं हमने, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं ना। सीओपी 27 कहां पर हुई थी? इजिप्ट के अंदर हुई थी। ठीक है, सीओपी सबसे पहले कब स्टार्ट हुई थी? 1995 के अंदर। पहले कहां हुई थी? बर्लिन में। इस बार कहां हो रही है? बाकू, अजरबैजान में। हमने पढ़ा है काफी बार। ठीक है, अब क्या हुआ, 2022 वाली जो सीओपी हुई थी उसके अंदर, इजिप्ट के अंदर, एक फंड बनाया गया था जिसका नाम था लॉस एंड डैमेज फंड। बस इतना समझ लो, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज होता है उसके ऊपर जो यूनाइटेड नेशन का जो एक यूएनएफसीसी बना था, यूएनएफसीसी कब बना था? 1994। और इसी के बाद सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज स्टार्ट हुई थी 1995 में। इस बार COP 29 बाकू अजरबैजान में हो रही है। ठीक है, इसमें कहा गया था, एक फंड बनाया गया था टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द रीजन सफरिंग फ्रॉम बोथ इकोनॉमिक एंड द नॉन इकोनॉमिक लॉसेज कॉज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर कहीं पर लॉस हो रहा है तो उसको पैसा दिया जाएगा। तो केरला में जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जो नुकसान हो रहा है, कैन केरला डिमांड फॉर द फंड फ्रॉम द कौन से फंड से? लॉस एंड डैमेज फंड बाय द यूएनएफसीसीसी। बस यही क्वेश्चन है। क्या करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो उसमें कुछ पैसा बनाया हमने कि उस पैसे से दुनिया भर में कहीं भी अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से नुकसान हुआ तो हम उसकी भरपाई करेंगे। बस इतनी सी न्यूज़ है, समझ गए? तो इसको थोड़ा सा याद रखना। इसका जो ट्रस्टी है वो वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक आप जानते हो अच्छे से, कब बना था वर्ल्ड बैंक? 1944 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखना आपका वाशिंगटन डीसी के अंदर। और वर्ल्ड बैंक का आज के दिन प्रेसिडेंट कौन है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडिया का है, कौन है? अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। ठीक है, एक ऐसे आईएमएफ होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो भी सेम 1944 में बना था। उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वो भी हम पढ़ते रहते हैं, समझ गए? ये बस इतनी सी न्यूज याद रखना। अच्छा, हमारे इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, चलो मुझे कमेंट करके बताना केस कौन सा था ना, केस का नाम बताना बस, जिसमें ये कहा था कि क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट की वजह से किसी इंसान के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अगर कोई इफेक्ट पड़ता है
तो वो उसको भरपाई, उसकी फुलफिलमेंट कौन करेगा? कंसर्न अथॉरिटी करेगी। और ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट बना दिया गया था, आर्टिकल 21 में डाल दिया गया था, राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, इसको नाम दिया गया था। अभी 2 महीने पहले अप्रैल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। मुझे बताना केस कौन सा था, वो मैटर क्या था, ठीक है? अगर तुम उसको थोड़ा इलेबोरेट करके लिखोगे, अपने अपने अलग अलग व्यू देकर कि नहीं नहीं ऐसा था और उससे क्या इंपैक्ट पड़ा, तो वो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है? देखते हैं कौन करता है, चलते हैं नेक्स्ट। इंटरपोल इश्यूड हाईएस्ट एवर 100 रेड नोटिस लास्ट ईयर ऑन द इंडियाज रिक्वेस्ट। देखो होता क्या है, इंटरपोल एक डिपार्टमेंट है, ठीक है? आपने देखा होगा ये, आप ठीक है, ये हमारा सीबीआई है और ये हमारा इंटरपोल है, ठीक है? इसका लोगो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है? अब होता क्या, इंटरपोल तो सिंपल से समझने की कोशिश करना, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, ट्रैफिकिंग को, इन सबको देखता है। बना कब था? आपके इसके क्या बोलते हैं, आपका इंटरपोल, ठीक है? आपके इसके मेंबर कितने हैं? तो याद रखना 195 मेंबर्स हैं। आपसे पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो याद रखना लायोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर। बना कब था ये आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, ठीक है? अब अल्टीमेटली इसमें नहीं डाला है तो मतलब तुम्हें बताना है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, तो अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश, 4 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ध्यान रखना, ठीक है? आपसे पूछेगा इसमें क्या है, ये तो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका यूनाइटेड नेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान रखना इसके अंदर 13 मेंबर्स होते हैं जो कि इसके एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर होते हैं, ठीक है? करता क्या है, दुनिया भर के देशों में जो भी क्राइम्स होते हैं, जो इंटर या क्रॉस बॉर्डर्स क्राइम्स होते हैं, उनको खत्म करना, उनको देखना, ये सारा काम किसका है? इंटरपोल का, ठीक है? कितने मेंबर्स है? 195। जितने मेंबर कंट्री हैं उन मेंबर कंट्रीज के अंदर इसका क्या होता है, तो इसका एक ऑफिस बना होता है, ठीक है? और उस ऑफिस के अंदर सभी कंट्रीज के जो लोग होते हैं, जो सरकारें होती हैं, वहां पर एक डिपार्टमेंट बना के रखती हैं जो डायरेक्टली किसके अंडर काम करता है? उस आपके इंटरपोल के अंडर काम करता है। तो भारत के अंदर इंटरपोल की तरफ से जो एनसीबी है, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, ये हर देश में होता है, इन ईच मेंबर कंट्री अंडर द यूनियन होम मिनिस्ट्री। हमारे यहां पर होम मिनिस्ट्री के अंडर में क्या नाम है उसका? सीबीआई। तो याद रखना जो सीबीआई तुम पढ़ते हो ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो रिप्रेजेंट करता है हमारे इंटरपोल को इंडिया में एज इंडियाज एनसीबी। इसने हमें बताया कि इंडिया की रिक्वेस्ट पर इंटरपोल ने पहली बार 100 से ज्यादा रेड कार्ड इशू किए हैं। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेड कार्ड? ये तो समझ गया ना, इंटरपोल क्या था, क्या नहीं था, कब बना था, कहां हेडक्वार्टर है, क्या काम करता है, कितने मेंबर है, ये सब हो गया, ठीक है? अब अल्टीमेटली इसने क्या इश्यू किए? रेड कार्ड। तो क्या होते हैं रेड कार्ड, समझने की कोशिश करना। जैसे इंटरपोल के जो नोटिस होते हैं ना, वो कलर कॉम्बिनेशन में आते हैं, ध्यान रखना। तो अगर आपसे पूछे रेड नोटिस मतलब वांटेड पर्सन है ना, मोस्ट वांटेड, ठीक है? येलो नोटिस मिसिंग पर्सन, कोई गायब है उसको ढूंढना है। ब्लू नोटिस एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में। ब्लैक नोटिस अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मिलती हैं तो ब्लैक नोटिस जारी होता है, ठीक है? ग्रीन नोटिस वार्निंग देने के लिए ग्रीन नोटिस दिया जाता है। ऑरेंज नोटिस इमिनेंट थ्रेट के लिए दिया जाता है। पर्पल नोटिस मोडस ऑपरेंडी के लिए दिया जाता है, ठीक है? तो सिंपल से याद रखना ये क्या होता है आपका? इंटरपोल, ठीक है? तो थोड़ा बहुत न्यूज में आ गया और कुछ नहीं है। पार्लियामेंट्री कमेटी इज लाइकली टू बी सेटअप बाय द सितंबर 20। जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो कब तक बनेंगी? आपके सितंबर 20 तक। देखो होता क्या है, मैंने अभी कहा था टोटल पार्लियामेंट्री कमेटी कितनी होती है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे पीएससी पढ़ा था ना, टोटल 24 होती हैं। मैक्सिमम और मिनिमम याद रखना। मैक्सिमम या सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी कौन सी है जिसमें मैक्सिमम मेंबर्स हैं, ठीक है? तो कमेटी विद द मैक्सिमम मेंबर्स कौन सी होती है? तो याद रखना एस्टीमेट कमेटी। कौन सी होती है? एस्टीमेट कमेटी। और एस्टीमेट कमेटी जो होती है उसमें 30 मेंबर होते हैं, याद रखना, और सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। करती क्या है, जो बजट का पैसा होता है ना, उस बजट के पैसे की इंक्वायरी, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग तो सीएजी करता है। कंट्रोलर है ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अकाउंटिंग करेगा और ऑडिटिंग करेगा। हालांकि अकाउंटिंग के लिए आजकल हमने सीजीए डिपार्टमेंट बना रखा है। देखो सीएजी था ना, एक सीजीए भी होता है। सीजीए कौन है आज के दिन? श्री दुबे जी, उसके वो है सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो सीएजी कौन है? तो आपके जीसी मुर्मू है। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट में ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, समझ गए? अब क्या हुआ, उस पैसे का खर्च कितना होगा, कहां होगा, ये कौन बता देता है? एस्टीमेट कमेटी। इसका काम है एस्टीमेट बैठाना कि क्या इतना पैसा सही में खर्च होगा, क्या एग्रीकल्चर में 3 लाख करोड़ रुपए हो पाएगा तो कैसे हो पाएगा, ये एस्टीमेट बनाकर देती है।
सारी कमेटी साल में एक बार बनती है, हर साल बनती है, हर साल उसके हेड अलग अलग बनते हैं। जिसका फिक्स है लीडर ऑफ अपोजिशन जैसे हो तो वही रहेगा, अदरवाइज चेंज होते रहते हैं, मेंबर्स बदलते रहते हैं। समझ में आ गई? टोटल 24 कमेटी हैं। बनेंगी कब? अभी बनने वाली हैं, तो हर साल बनती है, तो इतना ध्यान नहीं रखना। सबसे बड़ी कौन सी है? एस्टिमेट कमेटी। सबसे छोटी कौन सी है? तो विद मिनिमम मेंबर, विद मिनिमम मेंबर। सबसे कम मेंबर्स के साथ कौन सी होती है? तो याद रखना आपकी कौन सी होती है? लाइब्रेरी कमेटी। क्या नाम है उसका? लाइब्रेरी कमेटी। ठीक है, मिनिमम मेंबर्स के साथ लाइब्रेरी कमेटी। इसमें 9 मेंबर होते हैं, 6 होते हैं आपके लोकसभा से और 3 होते हैं आपके राज्यसभा से। सिंपल से याद रखना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। जैसे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पर भी बहुत सारी कमेटीज बनाई गई थी, है ना। जैसे माइनॉरिटीज कमीशन बना था, उसके हेड कौन थे? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्लैग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यूनियन कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे बहुत सारी कमेटीज बनी होती है उस समय। ठीक है, देखो ये जैसे एस्टिमेट कमेटी 30 मेंबर, ये सब वही बातें लिखी हैं। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन हैज इनएडिकेट एक्सेस टू द वाइटल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एक स्टडी आई है लांसेट ग्रुप की। लांसेट ग्रुप वही है जिसने कुछ टाइम पहले हमें स्टडी दी थी किसकी? फर्टिलिटी रेट के ऊपर, जो हमने पढ़ी थी कि इंडिया की फर्टिलिटी रेट इतनी इतनी हो गई है। ठीक है, इसी लांसेट ग्रुप ने एक स्टडी दी है जिसके ऊपर रिपोर्ट पब्लिश हुई है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। देखो हमारी बॉडी को चलने के लिए, हमारी बॉडी को ठीक ठाक रहने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन की बहुत जरूरी होती है। अगर न्यूट्रिशन ज्यादा हो गया तो ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा। ठीक है, फैट हो जाएगा। अगर न्यूट्रिशन कम है तो माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। ठीक है, कुपोषण जिसको कहते हैं। तो इंडिया के अंदर ये बताया गया कि पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी लैक करता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। एक होता है न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन खा लिया, ठीक है, प्रोटीन के लिए तुमने कुछ कुछ प्रोडक्ट ले लिए, ठीक है। एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे आयोडीन। अगर आयोडीन तुमने ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया तो दिक्कत है, नहीं लिया तो थायराइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही? आयरन, अब ये थोड़ी ना लोहा चबाने लग जाओगे, आयरन की क्वांटिटी भी ठीक ठाक होनी चाहिए। पालक खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, वरना नहीं लोगे तो एनीमिया हो जाएगा। ठीक है ना, बॉडी के पार्ट्स के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं होगी प्रॉपर तरीके से, तो ये नुकसान है। तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, इनके ऊपर इंडिया के लोग ध्यान नहीं देते हैं। बस वो एक स्टडी है, तो थोड़ा सा गौर से पढ़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लांसेट ग्रुप ने लेकर आया, किसकी कमी है? बेजरली आयोडीन, विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन, विटामिन B2, विटामिन B9। ठीक है, इसको फोलेट भी कह देते हैं। क्रूशियल फॉर द प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स हार्मोन्स फॉर ग्रोथ। बच्चे की ग्रोथ के लिए हार्मोन्स का रिलीज होना बहुत जरूरी है। हमारी ग्रोथ के लिए भी बॉडी से एंजाइम्स और हार्मोन्स का रिलीज होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो ग्रोथ रुक जाती है, और उसके रुकने से बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, यानी कि माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं, और बड़ों के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। ठीक है, अनेमिया हो जाएगा, मेंटल क्लैरिटी नहीं रहेगी, आप बोलोगे कुछ, सोचोगे कुछ, देखोगे कुछ, लिखोगे कुछ, है ना। हालांकि तुम्हारे साथ ये होता रहता है क्योंकि तुम ध्यान से नहीं लिखते हो नोट्स को, लेकिन जब तुम ऐसा हो जाता है तो भी कंसंट्रेशन भंग हो जाता है। कंसंट्रेशन क्या हो जाता है आपका? नहीं बैठ पाती बात। ठीक है, अब समझना, विटामिन ए से विजन इंपेयरमेंट, दिखता नहीं है अच्छे से, इसलिए तुमसे कहा जाता है गाजर खाया करो, है ना। इस वीक इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। आयरन नहीं होगा तो फैटिक, वीकनेस रहेगी, हमेशा टूटे टूटे रहोगे। ठीक है, आयोडीन, थायराइड हो जाता है। अब ये तो बात थी कि ऐसा ऐसा है। अब आ जाओ रिपोर्ट क्या है। इंडिया में दुनिया का 1/3 जो लोग है ना, बच्चे, वो चाइल्ड माल न्यूट्रिशन का शिकार है। दुनिया में अगर मैं कहता हूं कि 100 बच्चे अगर मैं कहता हूं कुपोषण के शिकार हैं, तो उसका 1/3 पार्ट इंडिया में रहता है। ये रिपोर्ट कहती है। इस रिपोर्ट ने बताया, जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट थी 2019-21, भारत में 36% चाइल्ड स्टंटेड है, 19% चाइल्ड वेस्टेड है, 32% चाइल्ड अंडरवेट है, 3% चाइल्ड ओवरवेट है। अब कहोगे सर ये क्या होता है, तो थोड़ा सा समझना। ये पिक्चर लगी हुई है, ये है माल न्यूट्रिशन। अगर आपके अंदर शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी है तो आप ऐसे दिखोगे। ठीक है, बहुत से बच्चे तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे। बेसिकली ये जो स्लम एरियाज में देखने को मिलता है। ये है वेस्टेड। इस टाइप की अगर बॉडी हो गई है तो वेस्टेड, यानी कमर बिल्कुल चिपक गई है तुम्हारी और हड्डियां दिख रही हैं तो वेस्टेड है। ये क्या है? स्टंटेड। ठीक है, इसके अंदर तुम्हारी बॉडी की स्ट्रक्चर उटपटांग हो चुकी है। ठीक है, तो इतने भी बच्चे हैं, इतने भी बच्चे हैं, इतने भी बच्चे हैं। तो सोच कर देखो, बच्चे में कितने बच्चे हैं जो बिल्कुल हेल्दी हैं। तो अगर मैं इसको काउंट करूं तो हेल्दी बच्चों का 10-12% ही डाटा निकल के आता है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अरे भाई सोचो, आगे चलकर देश को कौन चलाएगा? यही लोग तो चलाएंगे, बच्चे ही तो चलाएंगे अल्टीमेटली। अगर यही माल न्यूट्रिशन का शिकार होते रहे तो कौन चलाएगा देश को? तो सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए इसके लिए। सरकार काम भी करती है, सरकार पोषण किट लाती है, सरकार राइट टू हेल्थ लेकर आती है, सरकार बहुत सारे काम करती है। ठीक है, जैसे इसकी अगली रिपोर्ट में बताया ग्लोबल हंगर इंडेक्स। चलो बताना, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स।
ठीक है, ये तो सभी को आता होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, आना भी चाहिए, तुम्हें ना पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसमें बताया गया GHI चाइल्ड वेस्टिंग रेट है इसकी कितनी, 18.7%, यानी कि हंगर स्केल में भारत 28.7% के साथ आता है, यानी भारत में भी बच्चों में भूखमरी के चांस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, अगर पूछे कि थोड़ा और डिटेल में डाटा पढ़ने की कोशिश करें, याद रखना ऑनलाइन में पूछ सकता है, 25% मैन जो है ना 15 से 49 ईयर के, वो इसके शिकार है माल न्यूट्रिशन के। वुमेन 57% इस एज ग्रुप की। लड़के तुम्हारी जैसी एज के 15 से 19 साल तक के लड़के जो है 31% माल न्यूट्रिशन के शिकार है। 56% जो लड़कियां हैं वो कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन की शिकार है, उनका शरीर प्रॉपर से काम नहीं कर रहा होगा उन बच्चों का, क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन की वैल्यू कमी है। प्रेग्नेंट वुमेन 52.2% इसके अंडर में आती है कैटेगरी में, इंडिया की डाटा है ये। जो बच्चे 6 से 60 महीनों के यानी 5 साल तक के बच्चे हैं वो 67% बच्चे इस लाइन में आते हैं। और समझ में आ रही है, और कमी किसके, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, इसलिए बच्चों की टाइम पर हाइट ना बढ़ना ये सब इसी की वजह से होता है, समझ गए, प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाना। अगर पूछे भारत में सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन तो बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड ये टॉप पर है। अगर पूछे सबसे कम तो ये सबसे लिस्ट है, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, इनमें सबसे कम है, इनमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, राजस्थान हरियाणा हमारे बीच में लाई करते हैं कहीं। ठीक है, तो सिंपल सा पढ़ लेना, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, या फिर आप क्लास में आकर यहाँ पर ऑफलाइन आकर पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।